नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 14th प्रैक्टिस सेट पेपर 2 के लिए, जो कि है बीपीएससी असिस्टेंट वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम के लिए। तो शुरू करती हूँ। पहला सवाल, बायोगैस प्रोड्यूस्ड बाय anaerobic digestion of solid waste is a mixture of A CO2, SO2, N2O, CH4 and H2O, B CO2, CO, H2S, CH4, C CH4, CO2, NH3, H2S and H2O, या D CO2, NH3, C2H5OH and H2O। CO2 मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, CH4 मतलब मेथेन गैस और H2O मतलब वाटर वेपर। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा सी। मिथेन होता है बायोगैस में, जो कि सबसे ज्यादा हाईली कंबस्टिबल गैस है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अमोनिया भी होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है और फिर मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर होता है, जो कि होता है H2O। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एनारोबिक डाइजेशन होता है। तो एनारोबिक डाइजेशन जब भी होगा तो मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड उससे बनेंगे ही बनेंगे, और साथ में थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनेगा। ठीक है, क्योंकि एनारोबिक में ऑक्सीजन की सप्लाई मिनिमल होती है या नहीं होती है। इन विच स्टेज ऑफ लैंडफिल सॉलिड waste, in which stage of landfill solid waste decomposition the bacteria acetogen helps reduce the pH of leachate and allows heavy metals to be solubilized। तो सॉलिड वेस्ट डिकम्पोजिशन का एक स्टेज होता है लैंडफिल के अंदर, अंदर अंदर सॉलिड वेस्ट जो डिकम्पोज करता है उसमें एक स्टेज आती है जब एसिटोजन बैक्टीरिया जो होता है वो अपना काम करता है और लीचेट का पीएच कम हो जाता है, और जब लीचेट है वो हैवी मेटल के साथ मिक्स हो जाता है। तो लीचेट यूजुअली एसिडिक होता है और जब वो हैवी मेटल के साथ या मेटल्स के साथ मिक्स होता है तो पीएच थोड़ा सा बेसिक हो जाता है। तो वो किस स्टेज में होता है? एरोबिक स्टेज में, एसिड फेज में, यस, क्योंकि वो इधर एसिड बन रहा होता है और वो जब मेटल्स के साथ मिक्स होता है तो एसिड जो है वो थोड़ा पीएच उसका बढ़ जाता है। फिर अनस्टेडी मिथेनोजेनेसिस स्टेज होता है या स्टेडी मिथेनोजेनेसिस स्टेज होता है। तो आंसर होगा बी, एसिड फेज। On-site mulching and composting of waste is a component of integrated solid waste management under the process of A recycling, B disposal, C source reduction या D disinfection। मल्चिंग होता है जो सूखी घास होती है उसको जमीन के ऊपर डाल दिया जाता है ताकि जमीन का जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेट ना हो। तो वो होता है मल्च, सूखी घास को जमीन पे डालना। या फिर होता है कि मल्चिंग होता है कि जो घास होती है उसको या क्रॉप होता है उसको ऐसे काटते हैं कि जो थोड़ा थोड़ा जो क्रॉप का स्टेम है वो जमीन में ही रहता है, तो उससे भी जमीन का मॉइस्चर इवापोरेट नहीं होता है। तो और कंपोस्टिंग होता है कि सॉलिड वेस्ट को हम एनारोबिक सिचुएशन में कंपोस्ट बना दें और उससे जो है फर्टिलाइजर हम बना लें। तो दोनों ही केस में जो सोर्स है जहां पे एग्रीकल्चरल वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसी जगह पे उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो उसका आंसर होगा, सही आंसर होगा सी, सोर्स रिडक्शन। की सोर्स में जहां सॉलिड वेस्ट बन रहा है वहीं पर हम उसको रिड्यूस कर देते हैं कि सॉलिड वेस्ट को हम रीयूज कर ले रहे हैं किसी और तरह से। तो वेस्ट सोर्स में सॉलिड वेस्ट का रिडक्शन हो जाता है कि वेस्ट ही जनरेट होता है कम। ठीक है, तो सी, क्योंकि यहाँ रिसाइकलिंग हो रही है ना, यहाँ डिस्पोज कर रहे हैं और डिसइंफेक्शन तो हो ही नहीं रहा है, ये सोर्स रिडक्शन है। Which of the following materials are used as landfill sealants? ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हर रोज जब लैंडफिल को एक लेयर भर दिया जाता है पूरे शहर के कूड़े से, उसके बाद उसके ऊपर बुलडोजर चला के उसको कॉम्पैक्ट कर लिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है और उसके ऊपर एक लेयर भर दी जाती है जिससे कि वो जो फाउल स्मेल वगैरह है या उसका जो लीचेट है वो बाहर ना आए। तो कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है एज सीलेंट? तो या तो फ्लाई ऐश होता है या लाइम होता है या बेंटोनाइट होता है या ब्यूटाइल रबर होता है। तो सबसे कॉमनली जो दो चीजें यूज होती हैं वो होती हैं बेंटोनाइट या ब्यूटाइल रबर, क्योंकि फ्लाई ऐश को अब ज्यादा सीमेंट इंडस्ट्री में या ईंट बनाने में काम में आता है। तो बेंटोनाइट और ब्यूटाइल रबर ये दो हैं जिनको एज सीलेंट लैंडफिल के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट अंडरगोज एक्सोथर्मिक सेल्फ एक्सेलरेटिंग डिकम्पोजिशन? इनमें से कौन सा जो वेस्ट है उसको एक्सोथर्मिक मतलब हीट को बाहर निकालने वाला, गर्मी देने वाला सेल्फ एक्सेलरेटिंग डिकम्पोजिशन प्रोसेस है? ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के साथ क्या ये होता है, या आर्सेनिक बेयरिंग स्लजेस के साथ क्या ये होता है, या ऑर्गेनो क्लोराइंस के साथ ये होता है, या फिर क्या ये विनाइल क्लोराइड के साथ होता है? ऑप्शन है ये, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड इस तरह का कंपाउंड होता है
कि जब उसका डिकम्पोजिशन होता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब कि वो हीट प्रोड्यूस करता है और उस हीट से वो रिएक्शन और तेज हो जाता है। एक्सोथर्मिक, हीट प्रोड्यूसिंग, सेल्फ एक्सेलरेटिंग, मतलब खुद ही खुद वो और तेज हो जाता है रिएक्शन, वो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के साथ होता है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड इज अ एक्सोथर्मिक सेल्फ एक्सेलरेटिंग प्रोसेस। आंसर ए। ठीक है, छठा सवाल। तो छठा सवाल है, इन द बायोगैस डाइजेस्टर हैविंग हैविंग बायोमास एंड एनिमल फीड, animal waste as feed, the initial pH for optimum methane production should be। तो बायोगैस डाइजेस्टर में मैंने पहले भी अपने अलग अलग वीडियोस में बताया है, स्पेशली जो सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि बायोगैस में मीथेन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, मिथेनोजेनेसिस होता है। तो उसके लिए पीएच का रेंज क्या होना चाहिए? 6.6 to 7, मतलब कि न्यूट्रल टू स्लाइटली एसिडिक पीएच होना चाहिए। लेस देन 6.2 होगा तो वो हाईली एसिडिक हो जाएगा, 7 से 7.2 हो जाएगा तो वो बेसिक हो जाएगा थोड़ा सा, और 7.6 से 8 हो जाएगा तब तो वो सफिशिएंटली बेसिक हो जाएगा। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। सही ऑप्शन है ए, 6.6 to 7 ऑप्टिमम पीएच है मिथेन प्रोडक्शन के लिए बायोडाइजेस्टर में। ठीक है, क्वेश्चन 7, सातवां सवाल। द प्रोसेस ऑफ वर्मिंग कंपोस्टिंग डिपेंड्स अपॉन। वर्मिंग कंपोस्टिंग का जो प्रोसेस होता है किस पर डिपेंड करता है? अपने पिछले वीडियोस में से मैंने शुरुआत के वीडियोस में मैंने बताया वर्मिंग कंपोस्टिंग क्या होता है, केंचुआ की मदद से खाद बनाई जाती है। तो उसका जो वो किस पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, करेक्ट है। टाइप ऑफ अर्थवर्म्स, क्योंकि कुछ अर्थवर्म जो होते हैं वो ज्यादा जल्दी खाद बना देते हैं, कुछ अर्थवर्म देरी से खाद बनाते हैं। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एकदम सूखी जो मिक्सचर है उसमें अर्थवर्म्स नहीं रह सकते, अर्थवर्म्स को थोड़ा सा मॉइस्ट कंडीशन चाहिए होता है। तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। द प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, टाइप ऑफ अर्थवर्म and the moisture content of organic waste. Question 8. Which of the following methods reduces the volume of waste but risks the release of toxicants in the air? इनमें से कौन सा मेथड है जिससे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वेस्ट तो कम हो जाता है लेकिन उस हवा में टॉक्सिकेंट रिलीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? ए, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नहीं, क्योंकि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मोस्टली ऑर्गेनिक वेस्ट का होता है और उससे कोई हवा में बहुत टॉक्सिक सब्सटेंसेस नहीं घुलते हैं। बी, सैनिटरी लैंडफिल, इससे हवा में बहुत टॉक्सिक सब्सटेंसेस नहीं घुलते हैं क्योंकि इसको तो सील कर दिया जाता है। सी, इंसिनरेशन, या डी, केमिकल ट्रीटमेंट। इंसिनरेशन, हाँ, इससे प्रोसेस टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं, यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक इंसिनरेशन का कहा जाता है। इसलिए हर वेस्ट को इंसिनरेट नहीं करते हैं क्योंकि इससे टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं। इसके अलावा इंसिनरेशन थोड़ा महंगा प्रोसेस है, उसके लिए डिवाइस इक्विपमेंट लगाना पड़ता है, तो इसलिए भी हर वेस्ट को इंसिनरेट नहीं करते हैं। सिर्फ बायोमेडिकल वेस्ट को इंसिनरेट करते हैं क्योंकि मजबूरी होती है कि उससे जीवाणुओं के फैलने का खतरा होता है, तो इसलिए उसको इंसिनरेट करते हैं। थोड़ा सा मैं इंसिनरेशन को बता दूं, प्लाज्मा इंसिनरेशन होता है जो कि हाइड्रोजन एटम से का प्लाज्मा होता है और वो इतना हॉट होता है कि उसमें सब कुछ जो भी उसके कांटेक्ट में आता है, जीवाणु वगैरह, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इंसिनरेशन उस तरह का होता है लेकिन बहुत महंगा प्रोसेस है और उससे टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं। नौवां सवाल। द मोस्ट डेंजरस टॉक्सिकेंट रिलीज फ्रॉम इंसिनरेटर्स आर। ए, कार्बन मोनोऑक्साइड, बी, कार्बन डाइऑक्साइड, सी, डायोक्सिन्स, या डी, फ्यूरांस, या फिर ई, डायोक्सिन्स एज वेल एज फ्यूरांस। आंसर है ई, डायोक्सिन एंड फ्यूरांस। ये दोनों ही हाईली टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो इंसिनरेटर से रिलीज होते हैं। ठीक है, 10वां सवाल। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद सैनिटरी लैंडफिल्स आर। ए, दे रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन शॉर्ट टाइम, या बी, they release methane and carbon dioxide, या C, produce leachate which pollutes groundwater, या D, all of these। तो सबसे बड़ा जो प्रॉपर्टी लैंडफिल, सैनिटरी लैंडफिल के साथ एसोसिएटेड है वो है कि उससे मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, क्योंकि सॉलिड वेस्ट को जब हम दबा देते हैं और उसके ऊपर हम सील कर देते हैं तो अंदर अंदर जो है वो बायोडिग्रेडेशन का प्रोसेस चालू रहता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, क्योंकि हवा तो जा नहीं रही है अंदर। तो जब हवा नहीं जाती है तो उससे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बाहर रिलीज होता रहता है। जहां तक लीचेट की प्रॉब्लम है तो लैंडफिल साइट को आजकल मॉडर्न लैंडफिल साइट्स को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि अब उससे लीचेट को जमीन के नीचे लीक होना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मॉडर्न लैंडफिल साइट्स इंजीनियर्ड होते हैं, पहले की तरह नहीं होते हैं। और जहां तक वॉल्यूम ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को बहुत ही कम समय में रिड्यूस करने का सवाल है, वो भी नहीं होता है क्योंकि उसको तो कॉम्पैक्ट करके दबा दिया जाता है और उसके बाद वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी भी बी है कि हार्मफुल गैसेस अभी भी उससे, मतलब मिथेन और कार्बन डाइऑक्साइड अभी भी उससे रिलीज होते हैं।
आज के लिए इतना ही, और मैं कल मिलूंगी फिर एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। आपको सबको इम्तिहान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। मिलती हूँ आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में।